बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले टॉपिक में हमने टार को डिस्कस किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यकीनन आपने उसको अच्छे तरीके से याद किया होगा, समझा होगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में स्टूडेंट्स डेफिनेशन की तरफ, यानी इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है। बाकी जो इसके अंदर डाटा आपको नज़र आ रहा है उसको आपने रीडिंग कर लेना है। ये 2 पैराग्राफ हैं, इनको रीडिंग कर लेना है। मैं आपको रीडिंग करवा भी देता हूँ अभी। लेकिन इसमें याद करने के लिए जो है वो सिर्फ डेफिनेशन ही है बस। यानी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बनता है डिफाइन प्रिंसिपल मोमेंट्स, तो आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख देना है। और सामने अगर डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बनाइएगा। ज़रा डायग्राम पे गौर करिएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में 2 डायग्राम हैं, 2 स्पैनर हैं हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्पैनर के ऊपर हम ऐसे ऊपर की तरफ में फोर्स लगा रहे हैं, और जब हम इसमें ऊपर की तरफ में फोर्स लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एरो साइन जो शो किया जा रहा है कि स्पैनर जब घूमेगा तो ये उसकी रोटेशन है। यानी जब हम स्पैनर के एंड पॉइंट के ऊपर में अपवर्ड साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो देन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्पैनर में जो रोटेशन पैदा होगी ये उसकी डायरेक्शन है। तो बिल्कुल आप इसको अगर कंपेयर करें क्लॉक के साथ में, तो जो क्लॉक के अंदर में सेकंड्स की, मिनट्स की जो नीडल है, वो सेकंड की और मिनट्स की और आवर्स की जो नीडल हैं वो इसी डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। यानी सेकंड की अगर हम नीडल पे नज़र डालें तो देखें वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सर्कल बन रहा है, जो ये डायरेक्शन बन रही है, तो उस नीडल की भी सेम यही डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है कि इस स्पैनर के अंदर में हम जब फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ में, और इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इसमें जो रोटेशन पैदा हो रही है वो कौन सी है? क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की सिमत में जिस तरह में घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें रोटेशन पैदा हो रही है। तो इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो रही है। आइए सर आप इस डायग्राम पे गौर करिएगा, जो बी डायग्राम है इस पर आप गौर करें तो देखिए हम स्पैनर पे, वही स्पैनर है, उसके एंड पॉइंट के ऊपर हम नीचे को फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम नट को लूज़ करने लगे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम नट को टाइट कर रहे हैं। ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम नट को टाइट कर रहे हैं, नट को बंद कर रहे हैं। लेकिन नीचे वाली डायग्राम आप देख सकते हैं, बी डायग्राम के अंदर में यहाँ पर हम नट को लूज़ कर रहे हैं, नट को खोलने लगे हैं। तो जब हम नट को लूज़ करने के लिए, नट को खोलने के लिए स्पैनर को घुमाएंगे तो देखें स्पैनर की ये रोटेशन होगी। यानी कि घड़ी की जो सिमत होती है, घड़ी की सुइयों की जो सिमत होती है, उसके उल्टा आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देन दोनों में डिफरेंस फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो ए डायग्राम है जहाँ पर हम नट को टाइट कर रहे हैं, जहाँ पे जो स्पैनर के अंदर जो टार्क प्रोड्यूस कर रही है, हमारी फोर्स जो स्पैनर में टार्क प्रोड्यूस करी वो कौन सा है? क्लॉकवाइज। और जब हम नट को लूज़ कर रहे हैं तो हमारी फोर्स स्पैनर में कौन सा टार्क प्रोड्यूस कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है जी। अब देखिए हमारे पास में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। A force that turns a spanner in a clockwise direction is generally used to tighten a nut. देन जब हम नट को टाइट करने लगे हैं तो देन हमें फोर्स किस तरह में लगानी पड़ी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगानी पड़ी है। जैसे कि डायग्राम में देखा हमने, द टार्क आर अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। देन इस टाइम पे जब स्पैनर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जब हम नट को टाइट कर रहे हैं और ये डायग्राम में देखा हमने, तो स्पैनर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ऐसे टार्क को, जो हमारी फोर्स में टार्क प्रोड्यूस करी है, वो कहलाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट। ऑन द अदर हैंड द लूजन अ नट, टू लूजन अ नट, जब हम नट को लूज करने लगे हैं, द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि हमने इस तरह से फोर्स लगाई है कि वो नट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही हैं, तो तब हमारी फोर्स जो टार्क प्रोड्यूस करी है, द टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। द टार्क आर अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये तो हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को थोड़ा समझा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। अब देखिए जब स्टूडेंट्स, जो बॉडी बैलेंस्ड होता है, आइए यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं हम लोग। देखिए जब बॉडी बैलेंस्ड होता है, जैसे आप देखें इस शीशा को देखें, ये शीशा बिल्कुल बैलेंस्ड है।
यहाँ पर भी आप देखें ये शीशा बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो क्या हो रहा है कि ये बॉय का जो वेट है वो नीचे को एक्ट कर रहा है। यानी अगर इस वेट को हम इग्नोर कर दें कि इस जो लेफ़्ट साइड पर स्टूडेंट है, अगर हम इसके वेट को इग्नोर कर दें कि इसका वेट नहीं है, हम सिर्फ इस राइट वाले को देखें, तो जब जी इसका वेट नीचे को एक्ट करेगा तो ये वाली साइड ऊपर को उठेगी। यानी शीशा के अंदर जो रोटेशन पैदा होगी वो जो देखें ऐसे प्रोड्यूस होगी, क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी शीशा ऐसे ऊपर को उठेगा, मीन क्लॉकवाइज। यानी जो राइट साइड पे फोर्स एक्ट करी है वो शीशा को क्लॉकवाइज घुमाएगी। अगर हम इसे लेफ्ट वाली फोर्स को ले लें, राइट वाली को छोड़ देते हैं, अगर हम सिर्फ लेफ्ट वाले को फोर्स को यानी इसके वेट को ले लें तो ये शीशा को नीचे को घुमाएगा। तो देन क्या होगा, यानी इसका वेट नीचे को एक्ट करेगा तो यहाँ से शीशा ऊपर को उठेगा। तो देन इसमें जो रोटेशन होगी वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहन में रखें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और इसको समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी को समझने के लिए भी। तो देखें जहाँ पर ये वाला सेंटर है इसका, देन ये जो रॉड है, शीशा है, जैसे एक रॉड है, उस रॉड को जहाँ पर हमने सपोर्ट किया हुआ है उसके राइट साइड पर जो फोर्स एक्ट करी है उसकी वजह से हमेशा कौन सा टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज। ध्यान में रखिएगा, जैसे देखिए माउस के साथ साथ में नज़र रखें, यानी ये इसका जो वेट एक्ट करेगा तो उसकी वजह से इसके अंदर रॉड के अंदर में यानी शीशा के अंदर में जो रोटेशन पैदा होगी वो क्लॉकवाइज है। यानी कि यहाँ पर हमने शीशा को सपोर्ट का रखा है, उस पॉइंट के राइट साइड पे जो फोर्स एक्ट करती है वो हमेशा क्लॉकवाइज टार्क पैदा करती है, और उसके लेफ्ट साइड पे जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करती है। अब ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स कि अगर ये राइट वाला अपना वेट ज़्यादा लगा रहा है या अपना वजन ज़्यादा लगाएगा तो इसमें क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट वाला स्टूडेंट जो है वो अपना वजन ज़्यादा लगाएगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही बराबर फोर्स लगाएं, यानी दोनों साइड पे अगर टार्क बराबर पैदा हो, देन जितना क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा। तो बताइए क्या शीशा कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्या शीशा क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा? सोचें जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स, यानी शीशा ना तो क्लॉकवाइज मूव करेगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। यानी जब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों टार्क्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ज़ाइल कर देंगे, तो नेट टार्क जीरो हो जाएगा। यानी तब शीशा के अंदर रोटेशन पैदा नहीं होगी, यानी बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे वाली डायग्राम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि शीशा के अंदर में रोटेशन पैदा नहीं हो रही। क्यों नहीं पैदा हो रही? क्योंकि जितना यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों तरफ में एक जैसा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जो मोमेंट आर्म भी दोनों तरफ में बराबर है और यहाँ पर वेट भी इन दोनों का तकरीबन इक्वल है। तो इस वजह से क्या होगा कि जितना क्लॉकवाइज टार्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ज़ाइल कर देते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके ऊपर में नेट टार्क क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो देखें जब नेट टार्क ज़ीरो हो गया है तो बॉडी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नोट करें पॉइंट को, क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि बॉडी बैलेंस्ड हो गया। अगर ये लेफ्ट साइड पे फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा क्योंकि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। अगर राइट वाले का वजन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी ये शीशा बैलेंस नहीं रहेगा, ये वाली साइड ऊपर को उठ जाएगी, ये वाली साइड नीचे को आ जाएगी। लेकिन जब दोनों तरफ में इन दोनों का टार्क इक्वल हो जाएगा, जितना ये वेट लगा रहा है उतना ये वेट लगा रहा है, दोनों का मोमेंट आर्म भी अगर इक्वल है तो देन क्या होगा, ये शीशा ना ऊपर को उठेगा ना नीचे को जाएगा, जहाँ पर है वहीं का वहीं रहेगा। यानी बॉडी बैलेंस्ड होता है। और बॉडी बैलेंस कब होता है स्टूडेंट्स, कि जब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यही हमारा प्रिंसिपल मोमेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल मोमेंट्स में भी हम यही डिफाइन करेंगे इसी तरह से। देखिएगा, अब बॉडी इज़ बैलेंस्ड, हम कहेंगे बॉडी बैलेंस्ड है, तवाज़न में है। कब? इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि जितना भी बॉडी के ऊपर में दाएं तरफ में फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और उस बॉडी के सपोर्ट पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट के बाएं तरफ जितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनकी वजह से जितना भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। देन सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जब इक्वल हो जाते हैं तो बॉडी क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। बॉडी क्या होता है बच्चों, बैलेंस्ड बॉडी कहलाएगा, यानी बॉडी बैलेंस्ड होगा। जी मज़ीद इसमें थोड़ा सा और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल हैं, इनको हम चैप्टर के एंड पे डिस्कस करेंगे, जैसे हम पहले कम करते हैं।
जी, सेंटर ऑफ मास का हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, आइए उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स की मदद से हमने इस चीज़ को समझना है। तो पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये एक्टिविटीज़ हैं, जिन एग्जांपल्स हैं, एक्टिविटीज़ कह लीजिए, एग्जांपल्स कह लीजिए, तो उससे फिर इस सेंटर ऑफ मास को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस सेंटर ऑफ मास को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, यानी किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका मतलब क्या होता है, मास का सेंटर, सेंटर ऑफ मास। मतलब इसका क्या है कि किसी बॉडी के अंदर जो वो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, वेयर एन अप्लाइड फोर्स, कि जब हम उस पॉइंट पर बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, कासिस द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, कि हमारे फोर्स लगाने से वो सिस्टम, वो बॉडी मूव तो करता है, लेकिन मूव भी कैसे करेगा, विदाउट रोटेशन, यानी घूमेगा नहीं, स्पिन नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, बिना घूमे वो बॉडी अगर मूव करता है तो वो वाला पॉइंट उसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, इस बात को हम इस तरह समझ पाते हैं। जी, हमारे पास में एक बॉडी है और देखिए इसको दो ऊपर साइड पर और नीचे लोअर साइड के ऊपर में दोनों साइड पे इसका मास थोड़ा डिफरेंट रखा हमने। जिन्हें नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि मास ज़्यादा है और ऊपर वाली साइड पे मास कम है। अब अगर हम ये फर्स्ट वाली ये वाली एक्टिविटी ले रहे हैं, यानी जहाँ पर देखें, यहाँ पे माउस है, तो ये मेरे पास में बॉडी है बच्चों। देखिए हमने क्या किया, इसके अपर साइड पे ये देखिए मिड पॉइंट है ओ पॉइंट, यानी सपोज कर लीजिए यहाँ पे सेंटर में कोई पॉइंट है ओ, जो सेंटर से थोड़ा सा नीचे पॉइंट है ओ। जब हम इस ओ पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर करके हम फोर्स लगा रहे हैं, देखें, और मैं चाहता हूँ कि जब बॉडी को मूव करवाऊँ, अब मैं फोर्स लगा के जब इसको खींच रहा हूँ यहाँ पर, इस जगह के ऊपर में, यहाँ पर ग्रीन आपको एरो नज़र आ रहे हैं, जिन जहाँ पर हम जब फोर्स लगा के इस बॉडी को आगे को खींच रहे हैं दाएं तरफ में, तो देखिए बॉडी आगे को तो जा रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है, स्पिन कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। इसी तरह से देखें, सेम वही बॉडी है। अब हमने क्या किया, वो जो पॉइंट ओ लिया था, उस पॉइंट ओ से नीचे हमने फोर्स लगाया। अब जब हम इस पॉइंट ओ से नीचे को फोर्स लगा रहे हैं, तो देखें ये नीचे वाला हिस्सा स्लिप कर रहा है, नीचे वाला हिस्सा आगे को बढ़ा है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा पीछे को जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई चीज़ ऐसे रॉड खड़ी है, अब उसको बिल्कुल उसके बॉटम से नीचे से पकड़कर ऐसे आगे को खींचें तो ज़ाहिर है नीचे से तो आगे आ जाएगी और ऊपर से पीछे को गिर जाएगी। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो पॉइंट ओ से नीचे वाला जो पॉइंट है, अब जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये भी पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। अब फर्स्ट वाली डायग्राम में देखें तो ये पॉइंट ओ एक ऐसा पॉइंट हमें इस बॉडी के अंदर मिल रहा है जो सेंटर से थोड़ा सा नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि नीचे वाली साइड पे मास ज़्यादा है, ऊपर वाली साइड पे मास कम है। हाँ, अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मास हमने सेम रखा होता तो फिर ये पॉइंट भी हमें बिल्कुल सेंटर में मिलता, लेकिन चूंकि नीचे मास ज़्यादा है, इस वजह से जो पॉइंट थोड़ा सा सेंटर से नीचे को आ रहा है। तो जब हम इस पॉइंट ओ पर फोर्स लगाकर हम इस बॉडी को आगे को खींच रहे हैं, तो देख सकते हैं कि जो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ में जा रहा है और ये स्पिन नहीं कर रहा। जैसे कि आपने दोनों डायग्राम में देखा, जिन इन डायग्राम में आपने देखा कि अब हम फोर्स लगा रहे हैं जी, दिन यहाँ पे आप देखें हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी जो है वो मूव तो कर रहा है, लेकिन ये आगे को गिर रहा है। इसको देख रहे हैं तो इसका अपर पार्ट जो है वो पीछे को गिर रहा है, यानी ये भी रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, ये भी रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पर अब जब फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट ओ के ऊपर जब फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे फोर्स लगाने से बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आगे को मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ओ बॉडी का क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेस द सिस्टम टू मूव विदाउट एनी रोटेशन, यानी जहाँ पर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स क्या करती है? बॉडी को मूव तो करवाती है, लेकिन कैसे मूव करवाती है? विदाउट रोटेशन, के बॉडी मूव करता है लेकिन उसमें रोटेशन पैदा नहीं होती इसमें। और हमारे पास में इन्फॉर्मेशन क्या है? लेट ओ इज़ अ पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी सच दैट फोर्स एफ इज़ अप्लाइड एट पॉइंट ओ, यानी ओ हमारे पास में कोई पॉइंट है जो ए और बी के दरम्यान में है। ये अपर साइड को हम ए बोल देते हैं, जो ग्रीन ब्लू कलर का आपको मास नज़र आ रहा है, बॉल लगा हुआ है, और नीचे जो रेड कलर का बॉल है इसको बी बोल दिया। तो जो ओ पॉइंट जो है वो ए और बी के दरम्यान में है
जी स्टूडेंट्स, वो जैसे यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में, देन ये हमारे पास में रॉड है, उसके दाएं तरफ में हमने एक बॉल लगा दिया, बाएं तरफ में एक छोटा बॉल लगा दिया हमने, तो इसको ए बॉडी बोल दिया, इसको बी बॉडी बोल दिया। तो जो ओ पॉइंट है वो इसके दरमियान में किसी भी जगह पर है, देखें ये ओ पॉइंट बी के करीब है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बी का मास ज़्यादा है इसलिए उसके करीब आ गया। अगर आप दोनों तरफ में मास ज़्यादा इक्वल कर दोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा पॉइंट ओ। तो हमने पॉइंट ओ को सपोज कर रखा है कि ये ए और बी के दरम्यान में कोई पॉइंट है, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा है। इफ़ अ सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विदाउट रोटेशन देन पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कि अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं पॉइंट ओ के ऊपर में, और जो बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाता है, रोटेट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ओ क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मैस होगा। उसके बाद में लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल एज शोन इन अ फिगर। यानी जो लाइटर पार्टिकल है, जो हल्का पार्टिकल है, उसके करीब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फिर भी देखें बॉडी स्पिन करता है। इसका मतलब है कि वो वाला पॉइंट इसका सेंटर मास नहीं है। लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द हैवियर पार्ट एज शोन इन फिगर। इन दिस केस आल्सो सिस्टम मूव्स एज वेल एज आल्सो रोटेट्स। इसी तरह से जब हम लोअर पार्ट जो है, हैवियर पार्ट है, इसके करीब जब फोर्स लगाते हैं तब बॉडी मूव तो करता है, तभी वो क्या करता है, रोटेट करता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस थे और दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो इनको अच्छी तरह से आपने फिर से इनको लेक्चर को सुनना है, देखना है, और खुद से भी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करके देखिएगा सेंटर ऑफ मास को चेक करने के लिए। बिल्कुल इस तरह का बॉडी आप खुद घर पे तैयार करें और उसके ऊपर फोर्स लगा कर चेक करें, और फिर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।